अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत नाजुक सूरत हाल है सेठी साहब। अच्छा, क्या हुआ? खैरियत? 2 नए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, और ऐसा इतवार के दिन? जी, इतवार वाले दिन। और हम इससे पहले PMDA से खौफजदा थे या हम उस पर बात किया करते थे, वो अथॉरिटी तो चले एक तरफ रही, लेकिन अब जो 2016 का एक कानून है उसमें अमेंड करके सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, फिर इलेक्शन एक्ट भी तब्दील कर दिया गया। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? ये पीका है क्या? और जाली खबर हुकूमत को इतना तंग क्यों कर रही है, जबकि अपोजिशन के हवाले से भी बहुत सी जाली खबरें गर्दिश करती हैं और कहाँ से फैलाई जाती हैं, ये सबके सामने। लेकिन फ़रोग नसीम साहब जो हमारे वज़ीर कानून है, वो इस बारे में क्या कहते हैं? सुने उनकी ज़ुबानी, क्यों ज़रूरत पेश आई उन्हें? जी, आप करें, तनकीद करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट ज़रूर करें। कोई आप पर कदगन नहीं है, कोई आपको नहीं रोक रहा। योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपका आईनी हक है, बुनियादी हक है, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं। फेक न्यूज़ नहीं, ठीक है, बहुत ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को। सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं जाली खबरों की भरमार है। माजी तो गवा रहा है, वो 35 पंक्चर थे, फिर वो मौलाना साहब के धरने के हवाले से एक लेटर था जो कि फवाद चौधरी साहब ने जारी किया। फिर फवाद चौधरी साहब ने ये भी बताया कि जो मीडिया के रेवेन्यूज़ हैं उनमें कितने % इजाफा हो 2018 से 2021 के दरमियान। फिर ट्वीट्स उन्हें डिलीट भी करनी पड़ जाती है। माजी है, बिलातादाद ऐसी खबरें, अगर माजी पे इसका इतला कर दिया जाए तो शायद बड़ों बड़ों को सजाएं हों। क्या इत्तफाक़े राय से ये ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकते थे? इनको ऑर्डिनेंस ही क्यों जारी करना पड़ा? पार्लियामेंट में लाते और अमेंड कर देते। आप सही कह रही हैं, पार्लियामेंट में ही लाना चाहिए। ये जो कानून है ना कि अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो फिर सदर जो है वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो किसी हंगामी सूरत हाल, जंग की हालत या आसमानी आफत की सूरत में ही होता है कि पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया जा सकता। सेठी साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका ये मतलब है कि आइन की रूह को उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है। आप शायद अगर गिनने में जाएं तो पता नहीं इतने इन्होंने 3 साल में या 4 साल में कितने ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं। 63। अच्छा, ओके, यही मेरा ख्याल था। तो अब बात यह है कि पार्लियामेंट का तो कहते यही हैं पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट इज़ ए टॉकिंग शॉप। जी, दुकान है जहाँ बातचीत होती है, जहाँ बहस होती है, डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, और उसके बाद फैसले होते हैं और सबके राय ली जाती है। फिर उसके बाद हुकूमत का हक है कि वो आखिरी राय जो है वो अपनी करे। यहाँ तो ये किसी की राय लेनी नहीं है, और रात के अंधेरे में जब बदी की ताकतें ज़ोर पकड़ती हैं तो उस वक्त इस किस्म के ऑर्डिनेंसेस जो हैं उनको शाया कर दिया जाता है। और हमारे जो सदर साहब हैं वो भी बिल्कुल अंगूठा छाप अब बन के रह गए हैं। उनके आगे जो जाता है वो अंगूठा लगा देते हैं उसके ऊपर। हालांकि आइन के लिखा है कि सदर साहब जो हैं वो हर चीज़ को पढ़ेंगे, गौर करेंगे, अपने आप को मुतमईन करेंगे और कंसल्ट करेंगे, फिर जाके अपना जो ये पावर है, ये आर्टिकल 89 है 73 का आइन का 89, तो वो भी नहीं। तो यहाँ तो एक किस्म की डिक्टेटरशिप है जो इमरान खान साहब कह देते हैं वो बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, ना कैबिनेट के अंदर, ना प्रेसिडेंट साहब के साथ कंसल्टेशन, ना पार्लियामेंट के अंदर। तो आपके सवाल का तो जवाब ये है कि यहाँ सूरत हाल ही ऐसी है कि खान साहब समझते हैं कि ही इज़ वन मैन शो और वो ही सब फैसले करेंगे। वो समझ रहा है कि जैसे क्रिकेट टीम में 11 लोगों को ये धमकी दे के चलाते थे कि जी ऐसे करो नहीं तो निकाल दूंगा, और बड़े बड़े करीब लोगों को जो कि अच्छे खिलाड़ी थे उनको निकाल दिया था। तो इनका ये ख्याल है इसी तरीके के साथ हुकूमत भी चलती है। हालांकि ये हुकूमत के अंदर पूरे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं आइन के अंदर कि इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए, पर खान साहब करते हैं। ये है कि जब तक अदालतें खड़ी नहीं होंगी और उस वक्त तक ये मामला चलेगा। अब वो वक्त आने वाला है, देख लीजिएगा, अदालतें आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो रही हैं। मगर तो इसका जवाब यही था कि इतवार वाले दिन इतनी क्या इनको पसूड़ी पड़ी कि इन्होंने आके इतवार वाले दिन 2 ऑर्डिनेंसेस पास कर दिए, जबकि मंडे ट्यूसडे को फिर आए कि अब पार्लियामेंट नहीं आना था। तो मकसद यही था कि डिस्कस नहीं करना, हमने पास कर देना है, डिस्कस नहीं करना। तो अब एक ही रास्ता रह गया, अगर आपने पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं करना कोई चीज़ तो फिर यही है कि हम लोग और बाकी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो अदालतों के पास जाएं, और ये जो सारे ऑर्डिनेंसेस हैं जिसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं आइन के ख़िलाफ़, वो उसको चैलेंज किया जाए। और हमारी उम्मीद है कि अदालतें जो है अब अपने पाँव पे खड़ी होंगी और ये जो जिस किस्म की पार्लियामेंट की और आइन की बेहुरमती हो रही है उसको रोकेंगे। इससे ज़्यादा हम क्या तवक्को कर सकते हैं। हाँ, डेमोक्रेटिक फोर्सेस तो 2016 में भी खिलाफ थी जब इस कानून को लाया गया, इस एक्ट को। तब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इसे पास करवाया और किसी की एक ना सुनी। इसकी ज़रूरत तब 2016 में मुस्लिम लीग नून को क्यों पेश आई? बड़ी अच्छी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हमने उस वक्त भी तनकीद की थी कि इसकी ज़रूरत नहीं है, या अगर तो है तो इसके और तरीके की से इसको करना चाहिए था। मगर सिचुएशन ये थी
कि मेरी इतला के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा सख्त प्रेशर था, क्योंकि टेररिस्ट जो थे इसको इस्तेमाल कर रहे थे सोशल मीडिया को। तो इसको इसलिए नून लीग की हुकूमत अंडर प्रेशर थी और ये लेके आई। मगर उस वक्त भी इसके अंदर कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जो कि चैलेंज हुए हैं, अभी भी अदालत में है, उसको चैलेंज किया गया कि ये आइन की रूह के ख़िलाफ़ या आइन की किसी और शिक के ख़िलाफ़ ये जो चीज़ें प्रोमलगेट हुई हैं। तो पीको को भी चैलेंज किया हुआ है इस वक्त ऑलरेडी। अब इन्होंने जाके और अमेंडमेंट्स कर दिए हैं, और ये जो अमेंडमेंट्स हैं इसको डिस्कस करना चाहिए बिल्कुल कि ऐसे ये ही कितनी ख़तरनाक हैं और ये एक्चुअली किसके गले पड़ेगी। तो जाली खबर जो है वो दहशतगर्दी और कत्ल के बराबर जुर्म है कि उसमें ज़मानत नहीं हो सकती और फिर 3 से 5 साल की सज़ा। आपने कोर्ट्स को पाबंद कर दिया वो 6 माह में फैसला करें, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको क्यों टाइम अलॉट नहीं किया गया कि आप इसके अंदर? नहीं, देखिए, इसमें पहले तो ये बात है आशा, हुआ क्या है, फिर हम इधर आते हैं ना कि हुआ क्या है, इन्होंने तब्दीली क्या की है। इन्होंने तब ये कानून एक बना दिया है। चले अब छोड़े, हम बारीकियों में नहीं जाते, मोटी बात करते हैं। ठीक है। एक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट था 2016 में। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो खबरें चलती थी, जो सब कुछ होता था, ये तस्वीरें लगती थी या कुछ होता था जो जिसकी वजह से आइन को नुकसान पहुंचता था और इदारों को नुकसान पहुंचता था, उसके बारे में उसके अंदर कुछ चीज़ें थी। और तो उसको इन्होंने अब अमेंड कर दिया है। अमेंड करके इन्होंने अब क्या किया कि जो डेफमेशन का जो कानून है, आप मेरे खिलाफ कोई बात करती हैं, एक नेचुरल शख्स हैं आप, मैं एक नेचुरल शख्स हूँ, इदारे की बात नहीं हो रही, आप मेरे खिलाफ कोई बात करती हैं, मैं कहता हूँ ये झूठ है। पहले ये कानून था कि मैं आपको अदालत ले जाता था, ये सिविल कंप्लेंट होती थी, ठीक है, उससे कोई क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं होती थी, गिरफ्तारी नहीं होती थी, और अदालत जो है वो एक जज के तौर पे, एजुडिकेटर के तौर पे फैसला करती थी कि आपने सही खबर मेरे बारे में लगाई है कि नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या मुझे नुकसान हुआ है उससे या नहीं। हो सकता है कि आपने कोई खबर लगाई हो, हल्का सा मेरा नुकसान हो गया हो, ठीक है, तो मैं कहूँगा जी मुझे 10 करोड़ रुपये चाहिए, तो वो अदालत कहेगी नहीं, नुकसान आपका हो गया मगर ये लाख रुपए का नुकसान है, ये 10 करोड़ की बात नहीं है। तो ये आप और मेरे दरमियान एक इशू था, और ये सिविल कोर्ट के अंदर इसका फैसला होता था, इसमें अदालत या क्रिमिनल लॉ इन्वॉल्व नहीं होता था। अच्छा, अब क्या किया इन्होंने? अब इन्होंने ये कर दिया है कि नेचुरल पर्सन, आप और मैं जो थे, उसके अंदर उन्होंने नेचुरल पर्सन को निकाल दिया और ये कह दिया है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में, कोई भी किसी, वो खड़ा होके अदालत को, वो खड़ा होके और FIA को एक कंप्लेंट कर सकता है कि आयशा ने जुडिशरी के खिलाफ ये बात की है। वो जज नहीं है, वो जुडिशरी नहीं है, दुकानदार है, उसने उठ के खड़ा कर दिया अपने फहम के मुताबिक। उसने एक आयशा ने एक बात कही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और वो फौज के खिलाफ है, किसी जज के खिलाफ है, किसी सहाफ़ी के खिलाफ है, किसी शख्स के खिलाफ है, चौथे मल्ले उठ के और वो कर देता है, और फ़ौरन FIA जाके आपको गिरफ्तार कर लेगी, और फिर कुछ 6 महीने तक वो उनको कहा गया कि आप इसको रैप अप करें जी। अब बात ये 6 महीने तक अगर आपको बेल नहीं मिलती तो आप तो अंदर हो गए ना। बिल्कुल, कोई भी उठ के किसी किस्म का इल्ज़ाम लगा सकता है कि ये खबर चली है, ये खबर झूठी थी। अब उसको पहले तो तफ्तीश होती थी कि ये खबर सही है या नहीं है, और फिर सिविल कोर्ट में होता था और कोई गिरफ्तारी नहीं होती थी। अब यह है कि जो चाहे किसी को FIA को कंप्लेन करे और किसी सहाफ़ी को या किसी शख्स को उठा के ले जाए और जाके जेल में डाल दें। तो ये सबसे बड़ी ये तरमीम कर दी है उन्होंने। और फिर फ़ाइन पहले 2 साल से ज़्यादा अगर टेररिस्ट ने किसी ने कोई ख़बर चलाई है तो वो अगर गलत है या वो रियासत के ख़िलाफ़ है तो उसको 2 साल की सज़ा होती थी सिर्फ खबर की, अब 5 साल की सज़ा कर दी और बिल्कुल हर किस्म के रास्ते खोल दिए कि जो चाहे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद फ़ौरन जेलों में डालें आप और मुँह बंद कर दें। तो ये इससे बड़ी धमकी नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है और ये हमारी मीडिया की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ख़िलाफ़ है और ये चैलेंज होगी। और इस वक्त मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। अगर कोई क्रिमिनल अकाउंट देखें ना, जब आप CRPC में ले आते हैं किसी चीज़ को क्रिमिनल कोड में तो फिर गिरफ्तारी होनी पड़ती है, फिर बेलें लेनी पड़ती हैं। पहले ये क्रिमिनल इशू नहीं था, आज उन्होंने क्रिमिनल बना दिया इसको और बनाते सार एक ऐसा पावर ले लिया अपने हाथ में जिसके साथ जिसको चाहे उठा के ले जाएं और जेल में डाल दें। इसे काला कानून इसीलिए करार दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने तो चैलेंज करने का ऐलान कर दिया, PDM ने भी इसे मुस्तरद कर दिया है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी इस पर बात करी हैं सेठ साहब। लेकिन 2016 में अनुशर रहमान साहिबा जो तब IT मिनिस्टर थी, उन्होंने जवाब दिया था कि वज़ीर आज़म की जो साख है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए ख़बरें चलाई जाती हैं।
ये जवाब दिया गया था, ये उसे। हम मगर इसके अंदर जो था जवाब जो था वो नेचुरल पर्सन था ना। आज अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सारे इदारे डाल दिए बीच। हाँ, लेकिन इसमें इमरान खान साहब की जात को देखिए क्या फायदा? और भी बड़े कानून है आयशा, जिसके अंदर अगर आप फौज के खिलाफ को बात करें, जिसके साथ फौजदारी, फिर फौजदारी के केसेस बन जाते हैं आपके ऊपर, ट्रीजन बन जाए, बहुत से कानून हैं। अब वो अपनी जगह पे खड़े हैं, ऊपर से आपने कि टेलीविजन के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आपने कोई बात कर दी जी, जिसके जो इनको पसंद नहीं आती, तो कहेंगे ये झूठी खबर है, और उसके बेसिस के ऊपर आपको पकड़ के ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे। फिर आप बैठे रहे बताते रहे कि जी ये खबर झूठी नहीं है या ये सच्ची है या क्या है, नुकसान तो हो गया आपका। तो ये सबसे बड़ा इशू यहाँ ये है। और जैसे पहले ये था कि सिर्फ आप और मेरे दरमियान मसला था, अगर फवाद चौधरी ने कोई झूठ बोला है या मैंने कोई झूठ बोला है तो हम एक दूसरे के ऊपर, मगर अब तो उन्होंने इदारे डाल दिए इसके अंदर, हर एक बंदे को डाल दिया इसके अंदर। और पहले आप, अगर आपके खिलाफ मैंने कोई बात की है तो आप मेरे खिलाफ केस कर, आप तो कोई भी उठ जाएगा, कोई भी उठ के कर दे, किसी को भी एतराज होगा किसी बयान के ऊपर तो वो बड़े लोग खड़े हैं जिनको कहेंगे आप कर दें, खत्म होगी बात। तो सेठी साहब, अब आप क्या समझते हैं ये जो चैलेंज करना सियासी जमातों का या मुख्तलिफ तंजीमों का, इवन के वकला की जानिब से भी इस पर रिजर्वेशंस का इजहार किया गया है, हुकूमत को पसपाई पे मजबूर कर सकता है कि हुकूमत ये अमेंडमेंट्स वापस ले? और मुस्लिम लीग नून का, खुसूसन मरीम नवाज साहिबा का इस पर एतराज़ बजा है आपके ख्याल में? उनका क्या एतराज़ है? उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब इन कंपनी को ही उल्टा गले पड़ेगी, हालांकि ये तो वही लेकर आए थे, तो उन्हें तो बात ये है, नहीं वो कुछ और लाए थे, ये इन्होंने जो अमेंडमेंट की है वो खतरे वाली है, खतरनाक वाली है। अब बात ये है कि ये हुकूमत कब तक रहेगी? 3 साल 3.5 साल हो गए। अच्छा। किस को ये पकड़ेंगे और ये जेलों में डालेंगे? इस वक्त सारा माहौल इनके खिलाफ है। और अगर ये झूठ वाली बात है और फेक न्यूज़ है, तो जितनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से और इनके मिनिस्टर्स की तरफ से फेक न्यूज़, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान ऐसे ऐसे आए हैं जो कि मैं आपसे कहूँ कि अगले प्रोग्राम में आपने 50 निकालने हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से फेक न्यूज़ निकली, तो आप निकाल लेंगे। कितने अरब की तो फिर ये बात ये है कि ये लगेगा किसको? ये आज भी इनको लग सकता है, मगर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये लगाना चाहते हैं क्योंकि गिरफ्तारी, क्योंकि अगर आप कुछ FIA को कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर को पकड़ो, उसने ये झूठ बोला, तो पकड़ेगी FIA? नहीं करेगी ना। मगर अगर प्राइम मिनिस्टर FIA को कहेंगे तो पकड़ तो लिया ऑलरेडी। हाँ, पकड़ तो लिया मोहसिन बेग साहब को। सेठी साहब, मैं तो मोहताज बात कर रही हूँ। नहीं पकड़ तो लिया, तो अब बात ये है कि हम तो खैर तज्जिया कर रहे हैं ना, हम खबरें तो नहीं दे रहे, हम तो खबरें तो नहीं दे रहे। अच्छा, बात ये है कि तो ये सिचुएशन है, ये आप याद रखिएगा, मरियम ने जो बात कही है 100% सही है, ये सारी चीज़ें इनके गले पड़ेंगी। और बाय द वे ये पहली दफ़ा नहीं है, लीग ने भी ऐसे कानून पास किए हुए थे जो कि बाद में उनके गले पड़े थे जी, और पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे कानून पास किए हुए हैं, आइन के अंदर पास किए हुए अमेंडमेंट्स किए हुए जो उनके गले पड़ी है जी। और अब ये वही काम करने जा रहे हैं जो इनके गले पड़ेगा। ये नैब किसने बनाई थी? जनरल मुशर्रफ ने बनाई थी ना। नून लीग की हुकूमत आई, नहीं ख़त्म की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नहीं ख़त्म की। एहतसाब कमीशन तो नवाज शरीफ साहब के दौर की इजाद नहीं है? नहीं, एहतसाब कमीशन से पहले एक एहतसाब ब्यूरो बना था। हाँ, वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट थी। अच्छा। उसके अंदर बहुत से लोग थे और खादम भी था उसके अंदर। अच्छा। मगर वो ख़त्म हो गया ना, जैसे ही वो हुकूमत ख़त्म हुई वो नहीं चला आगे। फिर इन्होंने आके एक एहतसाब ब्यूरो बनाया। उस वक्त सैफुर रहमान साहब थे, उन्होंने ये बनाया और उनको हमने बहुत कहा कि मत करें ये आपके गले पड़ जाएगा एक दिन। उन्होंने बिल्कुल तशद्दुद किया लोगों के ऊपर उसके ज़रिए। फिर वही चीज़ जब ये मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने नैब बना दी उसको और सबके गले डाल दी। फिर ये हुकूमतें आई, ये ख़त्म कर सकती थी नैब को, इन्होंने नहीं किया। दूसरे ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन उनके अपने गले पड़ते हैं। वो करते हैं, मगर ऑपोजिशन सर्वाइव कर जाती है। हाँ। क्योंकि मीडिया प्रोटेक्ट करता है ऑपोजिशन को, जो अंडरडॉग है, और उसके बाद यही चीज़ उनके गले पड़ती है। और ये तारीख का ये फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। आप पढ़ लें तारीख, जो कानून लोग लेके आते हैं वो उन्हीं के गले पड़ जाते हैं किसी न किसी स्टेज पे। लेकिन अब तो मीडिया पर गहरे बादल आ गए ना। अब मीडिया पे गहरे बादल है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे कोई पूछ रहा था कि अच्छा भाई फिर अब क्या करना है। मैंने कहा यार, अब मैं अगर कुछ कहूँगा तो फिर मुझे पकड़ के ले जाएंगे, तो बेहतर ये है कि हम सारे मिलके एक बात कर दें। हम कोई ऐसी इतनी बड़ी कोई खबर लगाएं जिसके ऊपर 50-60 लोग साइन कर दें कि हम ये खबर लगा रहे हैं। अच्छा, ठीक, और वो खबर सच्ची हो मगर तकलीफ दे हो। फिर ये 50 लोगों को गिरफ्तार करें और जेलों में डालें। फिर देखें क्या मज़े आते हैं हमें। फिर देखें क्या इंटरनेशनल
प्रेस क्या कहती है, और फिर देखें यहाँ अदालतें कैसे हमें बाहर छोड़ती हैं और कैसे इनके ये गले पड़ता है। मगर अब ये तो बातें हैं ना करने वाली। हाँ ठीक है, लेकिन सेठी साहब इससे पहले भी तो एक पिटिशन साइन के साथ गई थी, बाद में सारे भाग गए थे सिवाय आपके। तो यही है ना, तो यही प्रॉब्लम यकजहती नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। अल्लाह करे कि ये अदालतें खड़ी हो जाएं। अब हम तो बहुत कमज़ोर लोग हैं, बहुत कमज़ोर लोग हैं। हाँ, ये एतराफ़ काफ़ी तकलीफ दे है सेठी साहब। चलें हम दूसरी तरफ आ जाते हैं इस तकलीफ को थोड़ा कम करने के लिए। जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है और कैंपेन चलाने की जो इससे पहले इजाज़त नहीं थी, उसकी इजाज़त दे दी गई है। इस पे इलेक्शन कमीशन का पहले इजलास हुआ, बाद में अटॉर्नी जनरल के साथ उन्होंने मुलाकात भी की और उनका ये कहना है कि जो तरमीम की गई है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन वहाँ कुछ तय नहीं हो पाया अटॉर्नी जनरल के साथ मुलाकात में भी। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट था इलेक्शन के हवाले से, इसकी खिलाफ वर्जी अपोजिशन भी करती रही है, उनको भी नोटिस मिलते रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने ये अमेंडमेंट क्यों की और इससे ये आपने देखा कि वो जो साहब हैं जी, जिन्होंने DI खान में इलेक्शन लड़नी थी, गंडापुर साहब जी, उनके खिलाफ पहले इलेक्शन कमीशन ने 1 दफ़ा 2 दफ़ा नोटिस दिए कि वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे कानून की। जी, ठीक, उन्होंने उसको कहा जाओ जाओ मैं करता हूँ, वो कैरिड ऑन। फिर उन्होंने उनको धमकी दी कि आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे अगर आपने ऐसे किया, तो फिर पीछे हटे वो। यहाँ भी सूरत हाल ऐसी थी कि उन्होंने उनके भाई साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो अब अदालत में उनको फिर अदालत ने इजाज़त दे दी कि आप जाके इलेक्शन लड़ लें। अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है और जो कानून बने में उनकी बालादस्ती कर रहा है। मगर ये हुकूमत तो फैसला इन्होंने किया हुआ है कि हमने किसी इदारे को बात माननी नहीं है, हमने तो इदारों की छुट्टी करा देनी है, हमने तो रफ शॉट ऐसे है जैसे घोड़ा चढ़ा देना है इनके ऊपर। इलेक्शन कमीशन का भी हाल ये किया हुआ है, वोटिंग मशीन्स हों तो उसके ऊपर नहीं बात मानते इलेक्शन कमीशन की। अब इन्होंने ये बात कह दी है, क्यों इनको रोका गया है फ्रॉम गोइंग, एंड बाकी अपोजिशन ने बात मान ली इनकी। बिलावल भुट्टो साहब ने एक दफ़ा इनकी बात नहीं मानी थी, इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने फ़ाइन कर दिया था, वो पेशावर में गए थे, याद है आपको जी। और उनके ऊपर फ़ाइन हो गया था और उसके बाद वो नहीं गए, उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं जाएंगे। और ये तो धमधना रहे हैं, तो कहते हैं हम जाएंगे और आप हमें रोका। उन्होंने जब रोका इन्होंने कहा हम कानून तब्दील कर देते हैं। तो इनका तो ये हाल है। और अब क्योंकि आगे लोकल बॉडी इलेक्शन आ रहे हैं जी, और शायद जनरल इलेक्शन भी आ जाएं, अभी लोकल बॉडी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके अंदर तो बड़े परेशान हैं। KP में तो ही ना, अब पंजाब में आना है, वहाँ तो इनकी बिल्कुल पिटाई क्या, वहाँ तो स्वीप हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो तो मई में है ना सेठी साहब, उससे पहले तो आप लपेटने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो खैर वो तो मैं कर रहा हूँ ना, इनका तो ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं, वो सिर्फ जो आप मर्जी नहीं कर रहे। करें, इनका ये ख्याल है कि ये लास्ट करेंगे। अच्छा, यही सोचते हैं ना, हर बंदा यही सोचता है कि मैं तो इधर हूँ, आज भी इधर हूँ, कल भी इधर हूँ, परसों भी इधर हूँ, फिर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हुक्म आता और छुट्टी हो जाती। तो इनका भी वही हाल हो रहा है। अब ये क्योंकि लोकल बॉडी आ रही, उसके लिए तैयारी है, इनका ये ख्याल है कि हमने जाके वहाँ स्कीम्स अनाउंस करनी है, फॉल्स खबरें लगानी है, हमने इतने पैसे दे दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो, विच इज़ फेक न्यूज़। ये फेक न्यूज़ शुरू हो जाएगी इनकी तरफ से और ये इनके मिनिस्टर जाके ये करेंगे, इसलिए ये नया कानून लेके आए। और इलेक्शन कमीशन सोच रही है इसको चैलेंज करने का, मगर पता नहीं वो करती है या नहीं करती। मगर ये ज़रूर है कि अपोजिशन को चाहिए कि इसको चैलेंज करें अदालत के अंदर कि ये आइन के अगेन सेम प्रिंसिपल कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं इन अ न्यूट्रल एंड फेयर इलेक्शन। हाँ, लेकिन उससे पहले छुपा कर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर लेती थी, अब खुल्लम खुला करेगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बड़ा फ़र्क पड़ता ना। छुपन का तो मतलब ये है कि कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा। खुलन का तो मतलब ये है कि प्रूफ है, तो ख़त्म होगी बात। अदालतें प्रूफ मांगती हैं, आप कुछ छुप के कोई काम करें तो अदालत कहती है प्रूफ, आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर आप करते रहे छुप के। चोरी उस वक्त तक नहीं चोरी होती जब तक पकड़ी ना जाए, साबित ना हो जाए। आजकल जो PTI का जो बयानिया है वो ये है कि शरीफ चोर है जी, ठीक, ये उस वक्त तक फेक न्यूज़ है जब तक ये प्रूव नहीं हो जाती कि वो चोर है, और वो चोर जो है वो अदालत के अंदर जाके प्रूव होगा। तो इस किस्म पे तो हर रोज़ ये बयानबाजी करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। वो जो 35 पंचर मेरे ऊपर लगाया था जी, अब इस कानून के तहत तो मैं तो 35 पंचर लगाना तो मैं 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, FIA के इसका पास तलाक जाऊंगा, करना FIA के कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करें, वो कहेंगे जान दो सेठी साहब साड़ी नौकरी ऐसी कितने करनी है। मैं कहूँगा चलो ठहर जाओ, प्राइम मिनिस्टर है ना, आज कल जाएगा ना तो कल कोई और आएगा ना तो मैं फिर चुपके अंदर करा देंगे। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने मेरे ऊपर 35 पंचर का इल्ज़ाम लगाया, मेरी क्या मौक़िफ़ है? मुझे 2 साल 3 साल 4 साल उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया, आधा पाकिस्तान यकीन करने लगा कि मैंने ये किया है। आप सोचिए कि मेरे पे क्या गुजरी, क्योंकि इमरान खान कह रहा था वो तो झूठ बोल ही नहीं सकता, हो सादिक और अमीन है। तो अब ये पता चला कि सेठी ठीक है बेचारा। तो अब बात ये है कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार सिर्फ सॉरी कर दो,
जी बस कह दो सो सॉरी और मैं अपना केस ख़त्म कर दूंगा। तो अब क्या मैं इनको जेल में डालवाऊँ, मैं इनको टेररिस्ट कोर्ट में लेके जाऊँ कि आपने मेरे ऊपर फेक न्यूज़ चलाई है? तो इसलिए मेरा ख्याल है खान साहब को सोचना चाहिए ठंडे दिल के साथ। गुस्सा इनको जल्दी चढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर चेक करवाएं अपना जाके, ठीक है। और जाके देखें कि ना करें ऐसे, ये कल को आपके गले पड़ेगी। और कल जब आप बाहर आएंगे, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ज़मान पाक जाऊँगा। अगर ये ज़मान पाक में हुए, लंदन में ना हुए, तो मैं ज़मान पाक जाऊँगा। मैं जाके कहूँगा खान साहब हाजिर हुण हुक्म करो, और आप इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। और मैं इमरान खान साहब की सही बयानियों को, सही झूठे बयानियों को नहीं, सही बयानियों को बुलंद करूँगा। ठीक है सेठी साहब, ये भी बड़ा खुश आइंदा है। बहरहाल दोनों ऑर्डिनेंस के मामले पे सेठी साहब ने सारी जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर डाली है कि अब वो इन ऑर्डिनेंसेस को चैलेंज करें, और फिर अदालतों पर दारोमदार है कि वो इस ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं, आइन और कानून के मुताबिक ये कितने वैलिड है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो। मोहसिन बेग साहब जो अरेस्ट हुए हैं, उनके जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह तो हुई है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशंस जो सामने आई हैं, उन्होंने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को सवालों जवाब किया, और उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि आपके लॉ में है, कानून में है कि आपने पहले इंक्वायरी करनी है, लेकिन जिस तरह से आपने अरेस्ट किया उसमें लगता तो नहीं है, इंक्वायरी कहाँ है, रिपोर्ट कहाँ है। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मोहसिन बेग साहब ने वो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल किया था, अगर उसमें और पार्टिसिपेंट्स भी थे शो में, तो सिर्फ मोहसिन बेग साहब अरेस्ट क्यों हुए। फिर उन्होंने जिस शिक की बात की जो कि FIR में भी है, उन्होंने कहा इसका तो इतलाक ही नहीं होता, आप पढ़ के आए। और फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को अगली समाअत पर तलब कर लिया। ये जो सवाल अदालत उठा रही है, इसके जवाब कौन देगा सेठी साहब? देखिए, अदालत ने 2 चीज़ें की हैं जी। एक ये कि वो जो पिटिशन मोहसिन बेग साहब की अहलिया ने की थी जी। उसको डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आप ट्रायल कोर्ट में जाएं, हाँ यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं जाएं, वहाँ बेल के लिए अप्लाई करें, या जो भी आपके इश्यूज़ हैं ट्रायल कोर्ट में करें। जी। अच्छा, मगर FIA को बुलाया कि आपने जो काम किया है ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, और ये बिल्कुल इलीगल काम किया आपने। जो जज साहब ने भी कहा था, सेशन जज साहब ने भी यही फैसला लिया था ना कि FIA ने जो काम किया है, या पुलिस ने जो काम किया है, वो इलीगल है, ऐसे नहीं किया जा सकता जो ऐसे आपने किया। तो इनको भी बुलाया, और इनके डायरेक्टर साहब आए FIA के, उन्होंने आके फिर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि इस शिक के तहत हमने इनको गिरफ्तार। उनका इस शिक का तो तल्लक ही कोई नहीं है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये आपको पता है उन्होंने क्या कहा? हाँ, नहीं मैं आपसे नहीं पूछ रहा। अच्छा, उधर मेरा मतलब है उन्होंने उनको पूछा कि डायरेक्टर साहब आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ जी उन्होंने ये कि भाई, उन्होंने कहा तो मगर ये इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये उन्होंने बात कही है कि फलानी जगह पे ये जाएं, देखें क्या है, तो इसके साथ क्या उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा है, आप बताएं तो सही। ये जिसका कानून का हवाला दे रहे हैं ये तो नहीं टूटता इसके साथ, तो फिर कोई और कानून तोड़ा होगा, आपसे शायद गलती होगी, आप चेक तो करें आप क्या कर रहे हैं। अब वो बेचारे, उनकी पसूड़ी पड़ी हुई है जी, शो कॉज उन्हें इशू कर दिया, शो कॉज इशू हो गया। बात ये है कि जज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो हमारे इदारे हैं ना, इनको भी मजबूत करने का एक तरीका है, वो ये तरीका है कि इनको समझाया जाए कि अगर आप कोई गैर कानूनी हुक्म मानेंगे और गैर कानूनी फिर इक़दाम करेंगे, तो जिसने हुक्म दिया वो तो बाद की बात है, मगर जब जो इम्प्लीमेंट करने जाता है तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। काश के और जजेस भी, इदारे के जो लोग होते हैं, कोई भी इदारे के लोग हों, अगर कोई गैर कानूनी काम करते हैं, क्योंकि उनको गैर कानूनी ऑर्डर दिया जाता है, तो फिर उनको रोकना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। देखिए, एक कानून के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ये मैं एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि एक न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुई थी, जिसके अंदर वो लोग जिन्होंने हिटलर की बात मानी थी और बात मान के कत्ले आम किया, तो उनको जब पूछा गया कि आपने ये जो कत्ल कर दिया, इसको ये कर दिया, तो उन्होंने कहा जी ऑर्डर था। अच्छा। हमें ऑर्डर था, हमने कर दिया, हमारी कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने वहाँ ये फैसला इंटरनेशनल लॉ में हुआ कि अगर कोई आपको गैर कानूनी ऑर्डर कोई करता है, तो आप अगर उसको फॉलो करते हैं ऑर्डर को, तो फिर आप भी जुर्म, यू आर ऑल्सो, आपने भी जुर्म किया, जिम्मेदार हैं आप, जिम्मेदार हैं। और इसी बेसिस के ऊपर सैकड़ों लोगों को उन्होंने सजाएं दी। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में, जर्मनी में ये ट्रायल्स हुई थी हिटलर के छुट्टी होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के अंदर द न्यूरमबर्ग प्रिंसिपल वाज एस्टैब्लिश्ड, एक असूल बना है। ये दुनिया में अगर कोई गैर कानूनी ऑर्डर आपको कोई देता है तो फिर आपको भी धरना पड़ता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक ऑर्डर दिया जी, एक साहब को जो हेड थे FSF के, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एक बनाई थी उन्होंने,
उनको ऑर्डर दिया हेड ऑफ FSF को कि फलाना बंदा मुझे बड़ा तंग कर रहा है, उसको सॉर्ट आउट कर दो। उसने अपने FSF के लोगों को कहा ओ फलाने बंदे को सॉर्ट आउट कर दे। अच्छा। उन्होंने सॉर्ट आउट करने में गोलियां चला दी। ओहो। उन्होंने कहा कि इनका मतलब है फारग करो। सॉर्ट आउट का तो यही मतलब लिया। उन्होंने गोली चला दी। अच्छा। उन्होंने एक्स सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पीपल्स पार्टी, उनके ऊपर गोलियां चला दी। अच्छा। ठीक। और गोलियां उनको ऊपर चलाई, वो तो घर में चलाई, वो तो कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर जो वकील थे जो कि डिफेंड कर रहे थे, जो कि प्रोसिक्यूशन के थे, उनके वालिद के ऊपर गोली चल गई, वो मर गए। अब बात यह है कि उन्होंने फिर, उनकी पिटीशन थी कि इन्होंने ये किया। अब भुट्टो साहब को फांसी हो गई और वो जो साहब थे जिन्होंने ऑर्डर कैरी आउट किया था जी, उनको वादा माफ गवाह बना लिया गया। वो क्राइम उन्होंने कमिट की थी, उनको वादा माफ गवाह बना के कहा गया। उन्होंने कहा जी मुझे तो ऑर्डर दिया था इन्होंने, मैंने ऑर्डर फॉलो किया। उस वक्त फैसला कानून का ये था आपने गलत ऑर्डर, इलीगल ऑर्डर फॉलो किया, आप भी जुर्म, आपके ऊपर भी जुर्म कायम होता है। मगर फिर क्योंकि आपने एविडेंस देनी है, गवाही देनी है भुट्टो के खिलाफ, हम आपको इन एक्सचेंज फॉर दैट एविडेंस वादा माफ गवाह आपको माफ़ कर देंगे। ये वादा माफ गवाह होता है। आपने जुर्म किया, जुर्म कायम हो गया, आपको माफ़ किया उस जुर्म से क्योंकि आपने किसी और के ऊपर गवाही देनी है, उसके हवाले से उसको ट्रैप तो करना। इसलिए न्यूरनबर्ग ट्रायल प्रिंसिपल यही है कि अगर आपको इलीगल ऑर्डर हो तो यू हैव टू रेजिस्ट इट। हमारे यहाँ तो ये है कि इलीगल ऑर्डर आते हैं जी, ब्यूरोक्रेट्स को भी आते हैं, इदारों के लोगों को भी आते हैं और वो इलीगल ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। और आज तक किसी अफसर को इस चीज़ के ऊपर नहीं धरा गया कि आपको एक ऑर्डर आया वो इलीगल था, आपने को पता था आपको कि ये इलीगल है, आपने क्यों फॉलो किया। तो ये अगर प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो जाए इस मुल्क में, मैं समझता हूँ बहुत से मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। ये जो ना आइनी गैर आइनी किस्म के जो ऑर्डर्स आते हैं जिसके साथ बहुत से मसाइल बन जाते हैं, वो फिर नहीं होंगे इतने आसान। हर बंदा सोचेगा कि ये मैंने ऑर्डर दिया, कल को ये मेरे गले ना पड़ जाए, क्योंकि ये बंदा जो है या ना कर देगा और मीडिया को बता देगा, या कर देगा और बाद में मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएगा। उसमें उन्होंने FIA हुकाम से पूछा कि जो डेफेमेशन है, यहाँ तक कि इज्जत का मामला है, आपने इसे फौजदारी कानून में क्यों रखा हुआ है? तो इसका मतलब है FIA हुकाम बिल्कुल ही कानून से लाइल में है, उन्हें मालूम नहीं है कि कहाँ किस नौयत की कार्रवाई करनी है और बनती भी है कि नहीं। देखिए ना, यही तो मसला है कि उन्होंने FIA को डेफेमेशन में बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर सकते जी, मगर उन्होंने इसको डेफेमेशन का केस ही नहीं बनाया, उन्होंने तो टेररिज्म का केस बना दिया। और पीका का एक सहारा लेके, वो एक क्लॉज लेके 21D जिसको मेंशन किया गया कि जी उसका सहारा लेके इनको टेररिज्म के अंदर अरेस्ट कर लिया। अब वो पूछ रहे हैं कि टेररिज्म कहाँ से आ गई? ये तो टेररिज्म का डेफिनेशन ही नहीं है। ये तो एक बंदे ने दूसरे बंदे के बारे में कोई बात कही है जिसका टेररिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपने टेररिज्म का शिक लगा के कैसे पकड़ लिया? तो इसका जवाब दे। तो अब वो जवाब है ही नहीं ना उनके पास, क्योंकि ऑर्डर इलीगल ऑर्डर आया, इलीगल फॉलो अप किया, जड़ा क्लॉज मिले लिख दो अंदर करो, चलो जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बहुत बड़े बड़े फैसले ये माजी करीब में देखे हैं। पीका एक्ट वहाँ डिस्कस हो रहा है सिटी साहब, अगर ये ऑर्डिनेंस भी वहाँ इस समात के दौरान आ जाए ज़ेरे गौर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा हुक्म आ सकता है। अल्लाह करे कि अच्छे फैसले करें कोई। आपको लगता है कि पीका आएगा यहाँ ज़ेरे गौर? क्योंकि नहीं, ज़ेरे गौर तो आएगा, ज़ेरे गौर पहले भी है और अब भी आएगा और आएगा ये, मगर क्या फैसले क्या आएंगे? तो उस पर हुकूमत अमल दरामद करने की पाबंद होगी, क्योंकि वो तो चैलेंज, हर एक चीज़ चैलेंज हो जाती है, इवन जज के खिलाफ रेफरेंस आने की बात। हाँ, तो देखिए ना, यहाँ वो चैलेंज हो गया। अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। यहाँ पता नहीं कितने साल से कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग हैं, फिर भी पेंडिंग में चला जाएगा। तो अगर कोई फैसले स्विफ्ट आए, अच्छे फैसले आए, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा इस मुल्क में। अगर इंसाफ मिल जाए ना, अगर कोई बंदा इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है जो कि इदारों को नुकसान पहुंचाती है और वो जायज़ नुकसान नहीं है, तो फिर सज़ा होनी चाहिए। इसी तरीके के साथ अगर इदारे नाजायज़ फ़ैसले करते हैं और नाजायज़ इक़दाम करते हैं किसी के ऊपर, तो उनके उस सज़ा मिलनी चाहिए। साइबर क्राइम डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को उन्होंने पूछा कि कितनी और कंप्लेंट्स हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि साइबर क्राइम्स के वाले से उनके पास 14,000 कंप्लेंट्स हैं और उनमें से किसी पे एक्शन नहीं हुआ, इस पे एक्शन जी, इस पे स्विफ्ट एक्शन हुआ। तो दो नहीं, एक पाकिस्तान जो तो अल्लाह करे कि जज साहब जो हैं इस मामले को आगे लेके चलें और इस मामले में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सेट करें कि आगे हमें इस किस्म की मसाइल ना हमारे सामने। ये सेठ साहब, आपने भी साइबर क्राइम पे एक कंप्लेंट करने की कोशिश की थी। बहुत से सारिफीन ये शिकायत करते हैं कि उन्हें
जो FIA का नंबर है वहाँ पर साइबर क्राइम का, उससे जवाब नहीं आता, कंप्लेंट अपलोड कर दें तो तब भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, वो सॉल्व नहीं होती। तो ये सब चीज़ें जब अदालत के रूबरू डिस्कस होंगी, और आपने कहा फिर जो जिम्मेदार है उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो आयशा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, वो अब फौत हो चुके हैं। उनका नाम था अर्देशर कावस जी साहब, बहुत उनकी रिस्पेक्ट थी, कराची में थे, डॉन के लिए लिखते थे, बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे। उन्होंने भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी जदोजहद की थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़। उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही थी। अच्छा। तो एक दिन अदालत ने बुला लिया, उन्होंने अदालतों के ख़िलाफ़ भी बात की थी। अच्छा। अदालतों ने बुला लिया, आओ जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो वो पहुंच गए। अब अदालत ने कहा जी आपके ऊपर तो ये जुर्म है, चले जी आपका केस शुरू करते हैं। तो उनके वकील बड़े पाए के वकील थे, उन्होंने कहा कि ठहर जाइए, ये कुछ कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा जी, उनको पंजाबी में, अब मैं कहता हूँ, वो बेचारे तो उर्दू में अंग्रेज़ी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा की पसूड़ी पई है, मेरे तो पहले बेनज़ीर भुट्टो दे भी कंटैम्प्ट की है, नवाज शरीफ दी भी कंटैम्प्ट का केस पे तुहाडे कोल, फलाने दा पिया, फलाने दा पिया, जरा उन्होंने कर लो, मेरी वारी जो आएगी तो मेरी वारी भी कर लेना। अच्छा। तो आपने कहा, उन्होंने जज साहब ने कहा यार घर ले जाओ इसको, बस करो। इसका जवाब नहीं है ना जी। ये तो गैर प्योर इंसाफ नहीं है ना कि भाई आपके पास 15 केसेस पहले पड़े हुए हैं, आप उनको तो हाथ नहीं लगा रहे, उनको ख़त्म नहीं कर रहे, और मुझे चौथे भले उठा के ले आए और मेरे खिलाफ कल फैसला देना चाह रहे हैं। तो ये तो इंसाफ नहीं है। इंसाफ वो होता है जो नज़र भी आए कि इंसाफ है, ये नहीं कि सिर्फ हो, नज़र भी आए कि आपको इंसाफ दिया गया और आपको मिला है। जस्टिस जो नज़र नहीं आती वो जस्टिस नहीं होती। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि यहाँ भी वही सिचुएशन थी FIA की कि 1400 या 14,000 केसेस पड़े हुए हैं। हाँ, 14,000। हाँ, उनको वो पेप्सी कोला के साथ फ्रीजर में रखा हुआ है फ्रीज करके। यानी सेठी साहब ये कह रहे हैं कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो हर एक के लिए अलग अलग नहीं होने चाहिए, बल्कि इंसाफ के पैमाने बाख्तियार शख्स के लिए जैसे हैं वैसे ही आवाम के लिए भी होने चाहिए। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे तहरीके अदम एतमाद की, जो कि है पते की बात। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। बड़ी मुलाकातें हो रही हैं तहरीक अदम एतमाद पे, बहुत शोर है, लेकिन वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टी को आज कह दिया खुल के ऑल इज़ वेल, आपने घबराना नहीं है। दूसरी तरफ ज़रा ये खबर दे रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म साहब रशिया के दौरे पर होंगे तो तब कहीं चुपके से अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाएगी। अच्छा सेठी साहब, असल में लोग ना थोड़े से पजल इसलिए भी हो गए हैं कि एक देख धरी है और पता नहीं है कि दम किस चीज़ को दिया जा रहा है और एक दम होगा या नहीं होगा। इसमें एक थेरी गर्दिश कर रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि ये कामयाब नहीं हो सकती अगर पेश हो भी जाए, फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सियासी मूव है इसके कुछ कानूनी पहलू हैं कि नो कॉन्फिडेंस के लिए अगर सेम पार्टी वोट करेगी तो वो तो काउंट इसलिए नहीं होगा कि वहाँ बैठे हैं असद कैसर साहब, वो तो उसी वक्त एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वोट को कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे, वो तो काउंट ही नहीं होगा। हाँ, आपका मतलब ये है कहने का कि आजकल एक कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है जी। PTI वाले बड़े खुश हैं वो सुन के कि जी अदम एतमाद कैसे होगी, 20 लोग चाहिए इनको PTI के, वो 20 लोग कैसे आएंगे, चले आ भी जाते हैं, वो आ जाएंगे, वो आके आपके साथ खड़े हो जाएंगे और लाइन फ्लोर क्रॉस कर देंगे। आइन के मुताबिक वो कहते हैं जी कि वो तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बिकॉज वो पूरा कानून है एक कि अगर आप पार्टी के डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद या इस किस्म के मौके पे आप इधर हो जाते हैं, तो मनी बिल हो या इस किस्म की चीज़ हो या इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ द हाउस हो, तो यू कांट डू इट। अगर आप करेंगे तो यू आर आउट ऑफ द पार्टी। तो आप करके देखें, स्पीकर असद कैसर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने फौरन आपके 20 वोट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे और आपको पार्टी से निकाल देंगे और डिस्क्वालीफाई नाअहल कर देंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कानून ये कहता है। दरअसल कानून ये नहीं कहता। अच्छा। और ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त। जो बेचारे MNAs जो हैं जिनको कानून का पता नहीं है, उनको डराने के लिए कि सोचना भी ना तुम्हारा वोट काउंट होगा और तुम निकाले भी जाओगे, पार्टी के रहोगे तुम, हाँ, ना इधर करोगे ना उधर करोगे, बिल्कुल नहीं हिलना। अच्छा, ये उनके लिए और कुछ नून लीग के सपोर्टर्स के लिए भी उनको मायूस करने के लिए। दरअसल कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है
कि इस किस्म की सूरत हाल में जी 10 लोग, 12 लोग, 2 लोग, 5 लोग, जितने भी लोग पीटीआई के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ हिस्सा लेना चाहते हैं, वो जब डिवीज़न होगी कि जिन लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है वो इधर आ जाएं और हुकूमत वाले इधर आ जाएं, उस वक़्त स्पीकर जो है वो गिनेगा, स्पीकर गिनेगा और कहेगा इधर इतने हैं और इधर इतने हैं। अगर 180 से ज़्यादा इधर हो जाते हैं तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा 180-82। अब वो मैजिक फिगर है, यू हैव टू रीच दैट फिगर मेजॉरिटी के लिए। अब ऑपोजिशन के पास तो है नहीं इतने वोट, तो ऑपोजिशन को या तो सारी जीडीए जो है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जिसके अंदर सारे अलाइज हैं, जीडीए है, पीपीए वाले हैं, चौधरी रात हैं, बलोचिस्तान वाले हैं, इधर उधर के लोग हैं, एएनपी नहीं, एक दो और भी हैं, सारे इत्तेहादी एमपीएम वाले हैं, सारे मिला मिल के ये 20 के करीब हैं। या तो ये 20 के 20 क्रॉस कर जाए, जब ये 20 क्रॉस करेंगे तो उनके 182 हैं, वो 160-62 रह जाएंगे जी, इनके 182 बन जाएंगे। ठीक, इनके सिंपल फार्मूला, यानी वो उधर से इधर आ जाए, गवर्नमेंट अकेली रह जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी उनकी जी। दूसरी सूरत हाल में वो अगर उनसे कुछ आते हैं और कुछ नहीं आते तो इनको और की भी ज़रूरत है जी, तो फिर ये जहांगीर तरीन साहब के लोग जो कि पीटीआई के हैं उनको लाना पड़ेगा जी। तो क्या होगा? कानून ये कहता है वो आ गए, उन्होंने फैसला कर लिया कि यार अब हमने इस पार्टी को छोड़ना है जी, हमने अगली इलेक्शन लड़नी है और वो नून लीग के टिकट पे लड़नी है या पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़नी है या एएनपी के टिकट पे लड़नी, किसी के टिकट पे लड़नी है, मगर इनके टिकट पे नहीं लड़नी। वो क्रॉस कर गया, ठीक है, जैसे ही क्रॉस कर गए कानून ऑपरेशन में आ जाता है। कानून ये कहता है कि उस वक्त पार्टी का हेड, पीटीआई का पार्टी का हेड इमरान खान जी, उन सबको एक ख़त लिखेगा और कहेगा ये शो कॉज नोटिस है, आप बताएं कि आपको पार्टी से निकाला क्यों ना जाए, क्योंकि आपने हमारा डिसिप्लिन जो है तोड़ा है और ये कानून की शिक है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप शो कॉज नोटिस इशू होगा। अब आपने पहले शो कॉज नोटिस इशू होगा, अच्छा, फिर आपने जो लोग भागे हैं उनको जवाब देना है, वो देंगे या नहीं देंगे। कुछ अरसे के बाद अगर वो नहीं देते तो ऑटोमेटिकली उनका जवाब ये होगा कि नहीं है हमारे पास जवाब, हम फिर भी चले गए हैं, या वो जवाब दे देंगे कि जी हम खुश नहीं हैं आपसे, हम ये नहीं हैं, हमारी ज़मीर नहीं मानती, आवाम की प्रेशर है, कुछ भी कह देंगे। स्पीकर वो लेके देखेगा और वो प्राइम मिनिस्टर वो देखेगा, कहेगा नहीं मानता मैं, अच्छा, आपका शो कॉज नोटिस जवाब दिया रिजेक्टेड, अच्छा, वो लिखेगा स्पीकर को कि स्पीकर साहब इनको नाअहल करार दिया। स्पीकर कहेंगे ओके, स्पीकर एक ख़त लिखेंगे इलेक्शन कमीशन को कि ये हुआ, ये इन्होंने ये काम किया, हमारी पार्टी ने इनको शो कॉज नोटिस दिया, इन्होंने ये जवाब दिया, ये जवाब रिजेक्ट हो गया, अब मेरे पास आया है, मैं ये सारे का सारा पलंदा आपको बेल रहा हूँ विद माय रिकमेंडेशन कि इन्होंने ये सब गलत काम किया, आप इनको डिस्क्वालीफाई करें। स्पीकर नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन के पास 30 दिन है जिसके अंदर उन्होंने इनसे भी पूछना है जी कि भाई आपने क्या किया, उनको कि आपने, और अपने आप को मुतमईन करना है कि इन्होंने कानून तोड़ा है और गलत रीज़न के लिए तोड़ा है। फिर इलेक्शन कमीशन इनके खिलाफ एक नोटिस इशू करेगी कि आप यू स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, उसके ऊपर ये चैलेंज करेंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बाद 90 दिन है जिसके अंदर उन्होंने जवाब देना है। अब 90 दिन के बाद, पहले 30 दिन फिर 90 दिन, तो 3-4-5 महीने के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मगर जी, जो आपने वोट डाला होगा वो हमेशा बरकरार रहेगा, वो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो वोट रहेगा। आप इस पार्लियामेंट से नाअहल हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता अगली इलेक्शन में हिस्सा लेने में और अगली इलेक्शन पार्लियामेंट के अंदर आने में, कोई पाबंदी नहीं है, आप यहाँ से फारिग हो जाएंगे, मगर आपका वोट जो है आपने दिया होगा वो बरकरार रहेगा। एग्जाम्पल देता हूँ जी जी बिल्कुल, एक मिसाल आपको याद है, एक मिसाल कि इमरान खान के सेनेट के कोई इलेक्शन हो रहे थे जी, याद है कुछ? जी बिल्कुल, उसमें 20 सेनेटर्स, तकरीबन 20 सेनेटर्स पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वो खरीदो फरोख्त में मुलव्विस रहे हैं, और उन्होंने कुछ लोगों को शो कॉज नोटिस दिया था कि इन्होंने खरीदो फरोख्त के अंदर अपना वोट दे दिया, कहीं बेच दिया, याद है आपको? जी बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ था, इनको नोटिस गए, कुछ लोगों ने आगे डिफेंड किया, खान साहब ने बात मान ली, कुछ लोगों ने कहा हमने दिया ही नहीं था, कुछ लोगों ने
डिनाई किया, मगर खान साहब ने उनको निकाल दिया। जी। उन्होंने जब निकाल दिया और उसके बाद वो वापस आ गए माफ़ी मांगने के लिए, फिर खान साहब ने किसी को निकाला ही रखा और किसी को वापस ले लिया। ऐसे ही है जी। एग्जैक्टली। तो उनका जो वोट था वो तो बरकरार रहा ना, जो जहाँ वोट डाल आए थे वो तो नहीं ख़त्म हुआ, वो तो जिसको वोट दे आए थे वो तो बन गया ना सेनेटर। तो ये बात ये है कि वोट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वोट एक दफ़ा हो गया वो हो गया। ठीक है। उनको स्पीकर नहीं उनका वोट नेगेटिव कर सकता। ठीक है। वो उस स्टेज पे जब वो खत्म हो जाएगी बात, तो वो नाइल हो जाएंगे, उनका वोट जो उन्होंने डाला होगा वो काउंट रहेगा। वो काउंट रहेगा। और असद कैसर साहब ऐसी अथॉरिटी उनको नहीं हासिल होगी कि वो किसी वोट को रद्द कर दें। नहीं, मगर अब कैसर साहब को जी। जो अगर वो उनका दिल करता है तो कहते हैं मैंने रद्द कर दिया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा आप बताओ। फिर यही है कि ऑपोजिशन स्पीकर के खिलाफ मूव कर सकती है। ऑपोजिशन कहेगी स्पीकर झूठ बोल रहा है, जी। स्पीकर ने गैर आईनी बात की है। जी, क्योंकि वो पूरे पार्लियामेंट के नुमाइंदा है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं सबसे करते। पहले बात जी। तो ये होगी कि आपने एक बाई पार्टिजन बात नहीं की, नहीं की। आपने बिल्कुल जो क्लियर कट का आइन कहता है आपने वो फॉलो नहीं किया। तो उसके बाद फिर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज होगा। मगर प्रॉब्लम ये है जी। कि जो स्पीकर है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं, उनको अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा। आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं और स्पीकर के जो रूलिंग्स हैं वो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मगर जब हंगामी हालात होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद बहुत सी चीज़ें देख लेता है। मगर उससे पहले क्या होगा, जब स्पीकर अगर ऐसी हरकत करता है कि गलत फैसला कर देता है जिसके साथ सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उड़ जाता है, तो फिर दो चीज़ें होंगी। एक तो हंगामा होगा वहाँ, उसके बाद कुछ भी हो सकता है कि ये लोग सारा बॉयकॉट ही करते हैं, सारे पार्लियामेंट को, ये सड़कों पे निकल आए, ये कुछ भी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी सब कुछ कर सकता है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। सो मोटो पावर्स हैं उनके पास, वो तो पार्लियामेंट की कार्रवाई को वो चैलेंज कर लेते हैं, अंडर 183 कानून को चेक कर लेते हैं, हर किस्म की चीज़ कर लेते हैं, तो वो तो कर लेंगे। तो इसलिए इसके साथ एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी, और अगर हालात ख़राब हो गए तो फिर वो इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं होती और हंगामी हालात रहते हैं तो फिर इदारे इंटरवेंशन कर सकते हैं। अगर इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐन मुमकिन है कि क्योंकि स्पीकर की जो किरदार है इस वक्त उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये ऐन मुमकिन है कि अपोजिशन ये सोचे कि इसने तो करना ही करना है, पहले इसकी छुट्टी कराई जाए। यही सवाल मेरा अगला था आपसे। इसकी छुट्टी तो कराई पहले असद कैसर साहब की तब्दीली इस मकसद के लिए ज़रूरी इसमें लगती दो है। तीन सवाल खड़े होंगे। जी। कुछ लोग कहेंगे पहले असद कैसर साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए, उसके साथ दो चीज़ें होंगी, एक तो इनको हम निकाल देंगे, दूसरा ये जो जिन लोगों ने हमारे साथ आना है वो भी आ जाएंगे, या कुछ लोग जो है वो भाग जाएंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। वो कामयाबी अगर होगी स्पीकर के खिलाफ तो इमरान खान साहब को नज़र आ जाएगा कि हवा किस तरफ चल रही है। अगर मेरा स्पीकर उड़ गया है तो अब मैं कैसे बचूंगा? बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर उससे बेहतर ये है कि अपनी बेइज्जती ना करवाऊं और मैं खुद ही डिसॉल्व करके घर चला जाऊं और इलेक्शन कॉल कर लूं। कम से कम ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट बनेगी उसमें तो मेरा हिस्सा होगा ना। अच्छा। तो अब बात ये है कि अपोजिशन ये सोच रही है कि स्पीकर को पहले अटैक किया जाए, उसको रास्ते में से हटाया जाए, बिकॉज तो वो को यही है कि वो गड़बड़ करेगा। और अगर ये भी सोचा जा रहा है कि दोनों के ऊपर एक ही वक्त अटैक की जाए, स्पीकर के ऊपर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक ही वक्त लॉन्च कर दिया जाए कि हम पहले वो नहीं, एक ही वक्त कर दिया जाए कि हम एक ही झटके में दोनों को फारग कर देते हैं। अच्छा। तो ये हर किस्म के कानूनी चीज़ें इस वक्त इसका जायज़ा लिया जा रहा है मेरी इत्तला के मुताबिक। अब क्या अपोजिशन फैसला करेगी, मैं समझता हूँ ये सारी की सारी गेम जो है, ये मैंने पहले भी कहा था, मैं अब फिर कह रहा हूँ, ये या तो ये गेम है 160 की या 200 की गेम है। वो कैसे 200 की कैसे? सेठ साहब 200 की कैसे? 200 की ऐसे कि या तो ये सारी जो अलाइज हैं इनके वो सारे छोड़ के चले जाएंगे ऑपोजिशन के साथ, और उनके साथ कोई मुकाबला हो जाएगा सीटों का आगे जाके। अच्छा। या ये होगा कि इधर से जो लोग छलांग मारना चाहते हैं, फ्लो क्रॉसिंग करना चाहते हैं, वो जब देखेंगे कि ये लोग जा रहे हैं उधर, वो कहेंगे यार हम तो रह गए पीछे, वो भी आ जाएंगे। ठीक है। फिर देखिएगा ये 200 हो जाएंगे इनके और उनके 160 के करीब रह जाएंगे। अच्छा। 140 रह जाएंगे उनके। तो ये सिचुएशन हो सकती है कि स्पीकर को
निगेट करने के लिए, डिनाई करने के लिए कि 2 या 4 या 6 की बात नहीं है, आपने गिनती में इधर उधर कर दिया। इतने तो 200 बंदा खड़ा है, की करोगे? ठीक है 200 बंदे के खिलाफ स्पीकर भी कुछ नहीं कर सकता। 180, 82, 83 में 2-3 इधर उधर हो गए, कोई आया कोई नहीं गया, मगर जब 200 खड़े होंगे इधर और उधर 140 होंगे तो स्पीकर कुछ नहीं कर सकता। नविश्ता दीवार जो है वो पढ़ा जाएगा। मतलब है मैं स्पीकर के ऑफिस की बड़ी इज्जत करता हूँ जी। द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। ठीक है, और बड़ी नाजुक और पेचीदा सूरत हाल है। प्रोग्राम के आखिर में भी यही कहेंगे, अभी तक सारे फार्मूले जो हैं वो चरंगी ही घूम रहे हैं। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मरियम औरंगजेब साहिबा कुछ फ़ोन कॉल्स की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इत्तेहादियों के जो किबले हैं वो अभी वाजे नहीं हैं। बहुत से सवाल हैं हमारे जहनों में। आप भी कुछ पूछना चाहें सिटी साहब से मज़ीद इस बारे, तो इस नंबर पर वीडियो मैसेज के जरिए पूछिए। फीडबैक भी पहुँचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।